नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए क्राइम की एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं। अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार रहा करता था। इस परिवार के अंदर 4 बेटियां थीं, एक बेटा था। एक लड़की की शादी हो चुकी थी। परिवार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, मानो तो खुशियां ही खुशियां थी। अब 30 जनवरी की रात परिवार में रहने वाली एक बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल थी, वो अपने माता पिता से कहती है कि उसे पास ही में भागवत कथा सुनने जाना है। अब जैसे ही परिवार वालों ने भागवत कथा का नाम सुना तो उसे जाने की इजाजत दे दी। लड़की ने भी कहा कि वो महज 1 से 2 घंटे के अंदर वापस लौटकर आ जाएगी। लड़की 9:30 बजे घर से निकली थी। देखते देखते समय बीतता गया। रात के 11 से 11:30 बज गए, मगर लड़की अपने घर लौटकर वापस नहीं आई। अब जवान लड़की जब इतनी रात तक घर वापस नहीं आई तो परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। तुरंत भागवत कथा में पहुंचे। वहां जाकर लड़की को देखा तो वहां लड़की थी ही नहीं। आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और गांव के आसपास के इलाके में खेतों में लड़की की तलाश शुरू की गई। पूरी रात निकल गई, लेकिन लड़की अपने घर वापस लौटकर नहीं आई और परिवार वालों को भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अब 31 जनवरी का दिन निकलता है, तब पुलिस के अंदर जानकारी दी जाती है। पुलिस पूरे मामले के अंदर रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लड़की की तलाश शुरू करती है, लेकिन 31 जनवरी का पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ भी लड़की का कोई नामो निशान हाथ नहीं लग पाता। अब तकरीबन 2 दिन हो गए थे। एक जवान लड़की 2 दिन से यानी 2 रातों से अपने घर लौटकर वापस नहीं आई थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब 1 फरवरी के दिन जब लड़की की तलाश जारी ही थी, तब गांव के कुछ लोग आते हैं लड़की के परिवार के पास में और कहते हैं कि पास ही के शौचालय में कुछ कपड़े मिले हैं, एक बार चल के तो देखो। अब तुरंत परिवार के कुछ लोग उस स्कूल पर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो शौचालय के पास में काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, लड़की के जो कपड़े थे वो भी वहां पर मौजूद थे। पास में कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थी। लड़की के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अब जैसे ही लड़की के कपड़ों को परिवार वालों ने देखा तो वो देखते ही पहचान गए कि वो जो कपड़े हैं वो तो उन्हीं की बिटिया के हैं, जिसका इंतजार वो तकरीबन 2 दिन से कर रहे हैं, जिसकी तलाश वो करते करते परेशान हो गए हैं। अब जैसे ही उन कपड़ों को देखा, खून लगा देखा, तो परिवार वालों को एक शंका हो गई कि कहीं हमारी लड़की को किसी ने मार तो नहीं दिया या फिर इसके साथ कोई हैवानियत तो नहीं हो गई। पुलिस भी मौके पर आ जाती है, उस जगह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करती है और परिवार वालों से कहती है कि हमने अपनी तरफ से तलाश जारी रख रखी है, तुम भी तलाश जारी रखो। अब इस पूरी घटना को हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हुए होंगे, तभी लड़की का जो जीजा होता है वो लड़की को पूरे इलाके में ढूंढ रहा होता है। उसे पास ही के एक नाले में, जो कि गांव के पास बना हुआ नाला था, नाला बिल्कुल सूखा था, उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई नजर आती है। उस डेड बॉडी को जैसे ही वो देखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी देता है, साथ ही परिवार के लोगों को भी वहां पर बुला लेता है। उस डेड बॉडी को उस सूखे नाले से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वो बॉडी निकल के बाहर आती है, वहां पर कुछ महिलाएं भी मौजूद थी। वो तो उस बॉडी की हालत को देखकर बेहोश हो जाती हैं। परिवार वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने रोने लगते हैं, क्योंकि वो उसी बिटिया की लाश थी जिसकी तलाश वो पिछले 2 दिन से कर रहे थे। अब परिवार के कुछ गवाहों की माने, जो मौके पर उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि लड़की की हालत इतनी ज्यादा बेकार थी कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इतना ही नहीं, उसके चेहरे और शरीर पर ब्लेड से कई बार वार किया गया था। कुल मिला के उस लड़की के साथ में हवानियत की गई थी। अब यह पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है, धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मामले के अंदर राजनीति भी होने लगती है। अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या के फैजाबाद से सांसद हैं, वो भी लड़की के घर पर पहुंचते हैं, लड़की के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद वो मीडिया में आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और लड़की को इंसाफ दिलाने तक की बात कहते हैं। अब जैसे ही उनका ये वीडियो वायरल होता है, ये मीडिया, सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ छा जाता है और हर कोई लड़की को इंसाफ दिलाने की बात करने लगता है। पुलिस पे भी काफी ज्यादा दबाव आ जाता है, क्योंकि मामले के अंदर अब राजनीति होने लगी थी। अब पुलिस पे जब ये दबाव बढ़ने लगा तो पुलिस ने और सख्ती से इस पूरे मामले के अंदर जांच पड़ताल करना
शुरू की। कॉल डिटेल्स निकाली गई, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए गए, सूत्रों से पता किया गया, अपने मुखबिरों से पता किया गया। कुल मिला के पुलिस कड़ी पे कड़ी जोड़ते हुए एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जो कि गांव का ही रहने वाला होता है। उसका नाम होता है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले आती है। पहले उससे पूछती है कि आखिर इस पूरे मामले में तुम्हारा कुछ रोल है, तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को अपने मुखबिरों के हिसाब से जो खबर मिली थी तो पूरा का पूरा शक उसी पे बैठ रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की लड़ाई कुछ समय पहले लड़की के भाई से हुई थी। अब पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है, मारती पीटती है, तो वो टूट जाता है और फिर बताता है कि उस लड़की को मैंने ही मारा है और मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसका नाम विजय साहू और हरिराम कोरी है, हम तीनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने जब वो गुनाह कबूल कर लेता है तो फिर पुलिस पूछती है कि आखिर बताओ तुमने क्यों मारा, क्या कारण था। तो दिग्विजय बताता है कि आज से कुछ महीने पहले लड़की के भाई से उसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था, लेकिन उसके मन में एक बदले की आग थी। वो उसके भाई से बदला लेना चाहता था। 30 जनवरी की रात जब लड़की खेतों से गुजरते हुए भागवत कथा में जा रही थी, तभी ये तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। दिग्विजय की नजर उस लड़की पे पड़ जाती है। तुरंत दिग्विजय उस लड़की के पास भागकर जाता है और सोचता है क्यों ना आज इस लड़की को सबक सिखाकर, इसकी इज्जत के साथ खेलकर इसके भाई को सबक सिखाया जाए। वो लड़की के पीछे दौड़ने लगता है। लड़की खेतों की तरफ भागती है। अब लड़की जब भाग रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो गांव में लाउड स्पीकर इतनी तेज बज रहा होता है भागवत कथा का, जिसके कारण लड़की की चीखें किसी को सुनाई नहीं पड़ती। वो तुरंत लड़की पर हमला करता है, उसे खेत के अंदर ही गिरा लेता है, उसके मुंह में दुपट्टा ठूस देता है। इतना ही नहीं, वो ये तीनों व्यक्ति बताते हैं कि ये इतना ज्यादा नशे में थे कि लड़की के सिर पे कई बार वार करते हैं और लड़की कब मर जाती है इन्हें पता ही नहीं चल पाता। लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं, उससे मारने के बाद उसकी पहचान मिटाने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए उसके चेहरे पर और शरीर पर ब्लेड से वार किया गया था, यहां तक कि उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति ये भी बताता है कि लड़की की लाश को छुपाने के लिए पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय में जब लाश को नहीं छुपा पाते तो फिर ये खेत में जाते हैं और कई जगह लड़की की लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर जब ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, लड़की की लाश को कहीं छुपा नहीं पाते, तो फिर एक सूखे नाले में फेंक देते हैं, जिससे इन पर कोई शक नहीं कर पाए। मगर पुलिस तो पुलिस है, अगर अपनी पर आ जाए तो बाल की खाल निकाल ले और पताल से भी आरोपियों को या फिर गुनाहगारों को खींच लाए। इस मामले के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ। पुलिस ने तकरीबन 48 घंटे का ही समय लिया होगा, लेकिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये तीनों सजा काटेंगे। यानी इन तीनों को अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा और इस पूरे मामले के अंदर लड़की को न्याय दिलाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। खैर, इस पूरे मामले में अब खुलासा हो चुका है। कुछ टाइम पहले इस पूरे मामले को आपको बताया गया था, मगर अब इसके अंदर मुख्य रूप से जो 3 आरोपी सामने आए हैं उनका नाम है विजय साहू, दिग्विजय साहू, हरिराम कोरी, जिन्होंने शराब के नशे में सिर्फ बदला लेने की वजह से उस लड़की के साथ पहले हैवानियत की और उससे मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप किस तरह से सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। क्राइम स्टोरीज के लिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क को फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।